हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा भी ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आए हैं नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का कैसे होता है गठन, आर्टिकल 1 क्या है, किसके तहत होता है इसका गठन। तो भाई देखो, पास खड़ी मंजिलें इंगित कर तुम्हें बुलाते और मेहनत करने वाले बच्चों के आगे माथे पर तिलक लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। देखिए, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल नए राज्यों का गठन। सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 1 में जरूर बताएंगे। भारत अथवा इंडिया, भारत अथवा इंडिया शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन स्टेट, यानी भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 कहता है भारत अथवा इंडिया दैट वी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ होगा। ये आर्टिकल 1 में कही गई है। लेकिन इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये कोई इंडिया का कोई भी स्टेट है, ऐसा स्टेट नहीं होगा जो अपनी स्वेच्छा से चाहे तो इंडिया से अलग हो जाए और ना चाहे तो ना अलग हो। ये फेडरेशन और यूनियन दो शब्द दिए गए हैं। फेडरेशन एक समझौते का परिणाम होता है, तो वहां क्या होता है, स्टेट अलग हो जाते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका में कोई भी स्टेट जब चाहे अपनी स्वेच्छा से अलग हो सकता है और ना चाहे तो शामिल हो सकता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी सबसे बढ़िया परिभाषा ये लिखी थी कि कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकता। ये बात तो इसलिए यूनियन शब्द का यूज किया गया है। भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट बी इंडिया शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन। जो भारत होगा वो क्या होगा, राज्यों का एक ऐसा संघ होगा जो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जो अपनी मर्जी से जाए तो हट जाए। तो आज आपको सबसे पहले आर्टिकल 1 बताया। अब हम बताते हैं सबसे पहले आपको नए राज्यों का गठन कैसे किया जाता है, कैसे होता है नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन के प्रस्ताव के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अगर इसमें बात करते हैं तो आप कहेंगे नए राज्यों के गठन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करना पड़ेगा तो प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है। अगर हम करते हैं नए राज्यों का गठन तो पहले प्रस्ताव कहाँ लाते हैं, तो पहले प्रस्ताव हम लाते हैं दो ही प्रस्ताव, आरबीएम में या फिर संसद में। आरबीएम या फिर संसद। तो सबसे पहले हम कहाँ लाएंगे, संसद में प्रस्ताव लाएंगे। कहाँ लाएंगे, संसद में, आरबीएम में नहीं। अब आपको कि आरबीएम क्या होता है, राज्य विधानमंडल, इसकी फुल फॉर्म होती है राज्य विधानमंडल, शॉर्ट में आरबीएम लिखते हैं। तो अब क्या इसमें इसके प्रस्ताव लाने के लिए हमें राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है या नहीं। तो अगर हम राज्यों के पुनर्गठन के लिए जब भी कोई प्रस्ताव लाएंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हमें संसद में एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। राज्यों पुनर्गठन के संबंध में, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रस्ताव संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लाया जाएगा। आप कहेंगे राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में सबसे पहले प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा, राज्यों के जो राष्ट्रपति होगा आरबीएम में तो आएगा नहीं, संसद में आएगा।
लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या होती है, राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। किसकी, राष्ट्रपति अगर स्वीकृति नहीं देगा तो नहीं लाया जाएगा। आप कहें कि ठीक है, अगर संसद में लाया जाएगा और यह व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, यह व्यवस्था संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। अब इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 5वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। संविधान संशोधन, 5वां संविधान संशोधन हुआ कब, संविधान संशोधन जो हुआ है बच्चे, संशोधन ये 1955 में जोड़ा गया या जोड़ी गई, ये व्यवस्था जोड़ी गई। किसकी व्यवस्था जोड़ी गई, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में अगर हम प्रस्ताव लाते हैं तो संसद में लाया जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लाया जाएगा। 5वां संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से ये व्यवस्था छोड़ी गई। आप कहेंगे ठीक है, राष्ट्रपति पहले इस प्रस्ताव को RVM यानी राज्य विधानमंडल में भेजेगा और राज्य विधानमंडल ये प्रस्ताव को भेजेगा और कोई निश्चित समयांतराल के समय में एक निश्चित समय दे दिया जाएगा, समय सीमा के अंतर्गत RVM इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, राज्य विधानमंडल इस प्रक्रिया अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो ये उठवा के संसद में रखवा देगा। कहाँ रखवा देगा, संसद में। संसद में इसे रखवा देगा और संसद इसे साधारण बहुमत से क्या करेगी, इस प्रस्ताव को पास करेगी। उसके बाद क्या होगा, इसे जब पास हो जाएगा तब हम इसे क्या कर सकते हैं, सबसे इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि राष्ट्रपति सबसे पहले तो राज्य विधानमंडल में भेजेगी। अगर राज्य विधानमंडल इससे एक निश्चित समय सीमा में कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं देता है तो उठवा के संसद में रख देगा और संसद इसे क्या करेगी, साधारण बहुमत से पास कर देगी। ये आपको क्वेश्चन बनाएगा कि अगर राष्ट्रपति संसद में रखवा देगा तो क्या विशेष बहुमत से पास करेगी या साधारण बहुमत से, संसद इसे साधारण बहुमत से पास करेगी। आप कहोगे कि ठीक है, आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के समय में भारत में 552 रियासतें हुआ करती थी। कितनी रियासतें थी, 552 रियासतें होती थी। जब आजादी हमारे आते आते इतनी रियासतें थी, उस समय देसी रियासतों को हम बोलते थे देसी भारत और अंग्रेजी रियासत, जहां अंग्रेज का डायरेक्ट शासन था उसे हम बोलते थे अंग्रेजी भारत। ये देसी रियासतें थी, देसी रियासतें 552 थी जब हमारा आजादी का समय आया। तो अब 552 रियासतों में क्या हुआ, एक बात कही प्रधानमंत्री इंग्लैंड के पहले थे विंस्टन चर्चिल का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था भारत के प्रति। विंस्टन चर्चिल नहीं चाहते थे कि कभी भारत भी स्वतंत्र हो पाए। अब इसके बाद में क्या हुआ, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री चेंज हुए, चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री आ गए क्लीमेंट एटली। कौन आ गए, क्लीमेंट एटली। जब प्रधानमंत्री इंग्लैंड के बन जाते हैं क्लीमेंट एटली, तो एटली इन्होंने ही एक जो कैबिनेट मिशन भेजा था वो इन्हीं की सरकार में आया था। विंस्टन चर्चिल तो मजाक उड़ाया करते थे हमारे देश को स्वतंत्रता के नाम पर। तो क्लीमेंट एटली ने एक प्रस्ताव छोड़ा था, बोला था कि अगर देसी रियासतें चाहे तो भारत में शामिल हो जाए। इससे पहले 1940 में और मतलब हम दो पार्टों में बढ़ चुके थे, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। उस समय हमारे देश के बंटवारा हो चुका था। अब बंटवारा हो गया था तो क्लीमेंट एटली ने कहा देसी रियासतें यदि चाहे तो भारत में रहे, चाहे तो पाकिस्तान में चली जाए, चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकती है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मतलब अगर तुम्हें देसी रियासतें जो इतनी हैं इनमें पाकिस्तान में जाना चाहती है अपनी इच्छा से तो पाकिस्तान में चली जाए,
हिंदुस्तान में आना चाहती है, हिंदुस्तान में। अगर कोई कहता है ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे और ना हम जाएंगे हिंदुस्तान में, हम तो अपना प्रभुत्व अपने आप में रखेंगे, अपना एक शासन अलग ही चलाएंगे और वो हमारी तरह से चलेगा, तो ऐसा भी कर सकती हैं देसी रियासतें। अब आप कहोगे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ाना यहाँ मजबूरी है हमारी, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो आपकी थी 549 देसी रियासतें सरदार पटेल की अध्यक्षता में तो आ गई, लेकिन अब बची 3 रियासतें। इन तीनों रियासतों ने बोला कि ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे और ना हिंदुस्तान में जाएंगे, मतलब इन तीनों रियासतें अभी तक शेष हैं। अब 3 रियासतें की बचती कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जूनागढ़, कौन सी है भैया? जूनागढ़, जूनागढ़ रियासत है। दूसरी है हैदराबाद और तीसरी आपकी है हैदराबाद। हम बोल रहे हैं, इससे लिख लेना, जो अपनी तैयारी बड़ी लेवल की कर रहे हैं वो लिखते जाना, सारी बातें हम नहीं लिखा पाएंगे, बोलते जा रहे हैं। तीसरी है J&K यानी जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें थी। अब इन 3 रियासतों की बात करेंगे। इन 3 रियासतों में जो जूनागढ़ रियासत थी, कहाँ कौन सी रियासत थी? जूनागढ़। जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था। कौन था? शासक था जूनागढ़ का वो मुस्लिम था। जूनागढ़ रियासत का शासक था मुस्लिम। अब जूनागढ़ जो रियासत थी, जूनागढ़ रियासत यहाँ का शासक मुस्लिम था। शासक मुस्लिम था। कौन था भैया? मुस्लिम। शासक मुस्लिम था, लेकिन जनता ज्यादातर हिंदू थी। जनता कैसी थी? जनता ज्यादातर हिंदू थी, हिंदू थी। इस बात का जब पटेल जी ने गृह मंत्रालय सौंपा था पटेल को, नेहरू जी ने पटेल जी को जब पंचायतों का एकीकरण करने को कहा था, तो कहा था कि धोखे से भी 3 में से 1 भी रियासत पाकिस्तान में न चली जाए, नहीं तो हमारा अस्तित्व खराब हो जाएगा। नेहरू जी ने कहा था पटेल जी से। तो जूनागढ़ का जो शासक था वो कैसा था? मुस्लिम था, लेकिन जनता ज्यादातर क्या थी? जनता ज्यादातर हिंदू थी। आप कहेंगे ठीक है, तो अब यहां पर जो था जूनागढ़ रियासत में क्या कराया गया? जनमत संग्रह। क्या कराया गया? जनमत संग्रह कराया गया और कहा जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में जोड़ी गई। कहा कि अगर यहाँ की जनता चाहे तो पाकिस्तान की कहेगी तो पाकिस्तान में जा सकती है, और हिंदुस्तान की कहे तो ये जूनागढ़ रियासत है हिंदुस्तान में जा सकती है। लेकिन शासक के कहने पर नहीं, यहाँ जनमत संग्रह कराया गया। तो हिंदू जनता ज्यादा होने के नाते इस जो जूनागढ़ रियासत थी इसमें जनमत संग्रह के माध्यम से जनमत संग्रह जो हुआ वो भारत के पक्ष में ज्यादा मताधिकार हुआ। भारत के पक्ष में जनता ने ज्यादा वोट दिया कि हम भारत में जाना चाहेंगे, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहेंगे। तो ये जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ रियासत को भारत में जोड़ दिया गया। दूसरी रियासत थी हैदराबाद। कौन सी रियासत थी? ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। हैदराबाद। अब हैदराबाद रियासत जो थी, यहां जनता मुस्लिम थी और शासक हिंदू था। यहाँ की लगभग 90% जनता जो थी वो क्या थी बच्चे? जनता हैदराबाद की थी वो मुस्लिम थी। 90% जनता मुस्लिम। कौन थी? मुस्लिम थी।
90% हैदराबाद रियासत की जनता मुस्लिम थी, लेकिन शासक हिंदू था। शासक हिंदू था, हिंदू था। तो इस रियासत के लिए हमें अपने में भारत में जोड़ने के लिए यहां सैन्य कार्रवाई के माध्यम से सैन्य कार्यवाही करा दी गई। और सैन्य कार्यवाही से क्या हुआ, ये हैदराबाद रियासत के लिए सैन्य कार्रवाई के माध्यम से इस कार्यवाही के माध्यम से भारत में जोड़ लिया गया। भारत में जोड़ लिया गया। क्या सैन्य कार्रवाई कराई और कहा कि ये भारत में आ गई सैन्य कार्रवाई, क्योंकि शासक यहाँ कौन बैठा है, हिंदू बैठा है। अब सबसे मजेदार बात बताइए कि जम्मू कश्मीर गिरे। जम्मू कश्मीर का राजा ठाकुर हरि सिंह थे। ठाकुर हरि सिंह ने कहा हम ना तो भारत में जाएंगे और ना पाकिस्तान में जाएंगे, हम तो अपना अस्तित्व रखेंगे। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। पाकिस्तान भी अलग हो गया था, हम भी अलग हो गए थे। 1948 में जब ये हुआ तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर, जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, इस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई कर दी। अब जब चढ़ाई कर दी तो भागे भागे दिल्ली आए। वहां के जो शासक थे हरि सिंह किसके पास आए, हरि सिंह आए नेहरू जी के पास और कहा कि अब तो बचाओ, हम पे पाकिस्तान चढ़ाया है और पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है और हमें बताइए। तो नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, एक पत्र निकालिए, उस पर हमसे विलय करने की संधि को स्वीकार कर लीजिए। यानी विलय पत्र पर तुमने कहा साहब विलय हम आपसे नहीं करेंगे, विलय पत्र पर हम संधि नहीं करेंगे। तो बोले नहीं करोगे तो आप जाओ, हम अपनी सेना नहीं देते। अब करे भी क्या, उधर पाकिस्तान चला रहा है और नेहरू जी ने कहा कि 24 घंटे में हम पाकिस्तान को खदेड़ देंगे। हमारी सेना 24 घंटे में पाकिस्तान को खदेड़ देगी। 24 घंटे का मात्र समय दीजिए, 24 घंटे में हम उन्हें पहुंचा देंगे, लश्करा सबको भगा देंगे। अब ठाकुर हरि सिंह ने सोचा कि यार इससे तो बढ़िया, तो बोले कि अगर हम आप पे संधि पत्र के माध्यम, विलय पत्र के माध्यम से संधि कर लेते हैं तो क्या हमारा अस्तित्व बचेगा? बोले हाँ। बोले क्या? बोले केवल विदेश मंत्रालय आप हमें दे दीजिए, बाकी सारा आप अपने पास रखिए, अपने यहाँ अपनी मनमर्जी का शासन चलाइए। तब आर्टिकल 370 लिखा गया था, जो अब समाप्त हो गया है। आर्टिकल 370 लिखा गया और विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भी हमने अपने भारत में कर लिया। और इन्होंने कहा आर्टिकल 370 में ये लिखवा लिया गया कि केवल विदेश मामले देखेगी, यानी केंद्र का काम करेगी हमारे भारत की सरकार, बाकी हमारे मनमर्जी का। बोले कि हम पाकिस्तान का झंडा लगा सकते हैं? बोले लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम हमारे लिए जम्मू कश्मीर में कोई जमीन खरीद सकता? बोले नहीं खरीदेगा। क्या हमारे यहाँ से कोई शादी करेगा? नहीं करेगा। क्या कोई हमें सताएगा? नहीं सताएगा। उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। नेहरू जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान फिर से तुम्हारे पास आता है, 24 घंटे में उन्हें हम नानी वो छठी का दूध याद दिला देंगे, तुम चिंता मत करो, केवल हम आपके विदेश मंत्रालय को देखेंगे। ये नेहरू जी ने कहा और एक विलय पत्र के माध्यम से, और उसी समय आर्टिकल 370 लिखा गया। उसमें सारी शर्तें उनकी लिखी गई। जो आर्टिकल 370 या 35 से, आर्टिकल 35 से था, उसमें यही दिया गया था कि अगर आप मतलब हमारे
जम्मू कश्मीर पे अब हमारा अलग तिरंगा और भारत का तिरंगा नहीं होगा, हमारा अलग झंडा होगा, बोले कि ठीक है लगा, तुम्हें कोई मतलब नहीं, हमारे यहाँ कोई जमीन नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, हमारे यहाँ से कोई, वो सारी आर्टिकल 370 को समाप्त करके अब हम लोग शादी ब्याह भी वहां से कर सकते हैं। उस समय क्या था कि वो लोग क्या करते थे, नमक तो खाते थे इंडिया का, वहां की कुछ जनता जो, क्योंकि जनता मुस्लिम थी और वो पाकिस्तान का गुणगान करती थी। तो इस तरह से आर्टिकल 370 को जब समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से भारत के अस्तित्व में आ गया जम्मू कश्मीर। अब सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला राज्य कौन सा गठित किया गया? भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य का गठन हुआ जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बनने का श्रेय आंध्र प्रदेश को जाता है। कब? 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में भाषा के लिए भाषाई आधार पर गठन करने की बात चल रही थी और वो कहते थे कि भाषा के आधार पर गठन किया जाए, जिसकी जैसी भाषा उसको उस प्रांत बना दो। कुछ ऐसा कर दिया गया कि डिजर्ट इलाके को एक तरफ ले लिया गया, पहाड़ी इलाके को एक तरफ ले लिया गया भाषा के। लेकिन प्रथम राज्य 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आप ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब हमारा देखो 1956 में जो था, 1956 में हमारे पास कितने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन थे? केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसे यूटी कहा जाता। उस समय केवल 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर क्या हुआ? इन्हीं में से तोड़ तोड़ के नए राज्यों का गठन किया गया। सबसे पहला भाषा के आधार पर 1953 में जो बनाया गया वो आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। अब इसके लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया और भाग 7 के लिए क्या कर दिया गया? 7वां संविधान संशोधन किया गया और भारत के संविधान से भाग 3 को भाग 7 को निरसित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया। भाग 7 को निरसित कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में। कब? 1956 में। और 1960 में आपका एक नया राज्य बनाया गया। 1960 में गुजरात, कौन सा है? नरेंद्र मोदी वाला गुजरात, इसका गठन किया गया। गुजरात राज्य का गठन किया गया। गुजरात राज्य का गठन हुआ। ठीक है। अब 1963 में नागालैंड, 1963 में कौन आया बच्चे? नागालैंड का गठन किया गया। नागालैंड का गठन हुआ। आपको ठीक है। 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, 1966 में हरियाणा का गठन हुआ। हरियाणा यानी राज्य बना, हरियाणा राज्य का गठन हुआ। आपको ठीक है। 1966 में हरियाणा और 1971 में
हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। किसका? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश। अच्छा, 1960 में हिमाचल प्रदेश जब आया और 1972 में, 1971 में जो हुआ हिमाचल प्रदेश, 1972 में जो हुआ कौन कौन आया? त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 1972 में त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम प्लस मिजोरम राज्य का गठन हुआ और 1975 में जाके सिक्किम का गठन हुआ। अब इनके बारे में अधिकांश जो चीजें छोड़ रहे हैं वो कल के वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। अगर आपको इस तरह की और नॉलेज चाहिए और जानकारी चाहिए संविधान की, जो बच्चे यूपीएससी हमारे साथी हैं, बच्चे नहीं है, यूपीएससी की तैयारी आईएएस पीसीएस की कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देखें, 100% उनको फायदा होगा। तो वनडे एग्जाम वाले तो अवश्य देखें, हर एक स्टूडेंट को फायदा होगा और नॉलेज आपको हम यूनिक बना देंगे, इतनी अच्छी यूनिक दे देंगे कि आपको वो टॉनिक यहाँ से मिल जाएगा जो सीधे ही आप में दम पड़ जाएगी और आप परीक्षा का पोस्टमार्टम कराएंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।